दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस सीरीज को लेके जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका ये पहला वीडियो रहेगा। शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में जो लीगल डिक्टेशन है उसमें आप मास्टरी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है डिस्कशन वाला, तो पहले आप वो देख लीजिए और फिर ये फर्स्ट वीडियो को आप शुरुआत करिए। तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करेंगे जिससे हमें ये जानने को मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ सिर्फ लिखना ही काफी नहीं है, हमें समझना ज्यादा जरूरी है। अगर हम समझेंगे ज्यादा और लिखेंगे भी अच्छा तो डेफिनेटली हमारी जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हम बात करते हैं, दो तरह की डिक्टेशन होती है, जनरल डिक्टेशन और लीगल डिक्टेशन। तो हमारी सीरीज लीगल डिक्टेशन के बारे में है। तो लीगल डिक्टेशन के बारे में मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि लीगल डिक्टेशन जो होती है दैट इज जस्ट लाइक ए सिलेबस। आप एक सिलेबस को कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप मान लीजिए कि जो सेक्शन आज आया आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास कोई एनडीपीएस एक्ट आया है या फिर कोई 125 सीआरपीसी का कोई एक्ट आया या फिर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आया या कोई प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आया या फिर एमएसीटी का कोई केस आया है। कोई भी ऐसा केस जो आज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जो आज आपने जिसकी डिक्टेशन लिख ली, अगर 10 दिन बाद भी हमारे पास उसी सेक्शन का पैसेज दोबारा आता है तो हम गलतियां रिपीट करते हैं, क्योंकि हमने आज जो लिख लिया हमने उस बीच में उस सेक्शन को समझा नहीं, उसकी डिक्टेशन को अंडरस्टैंड नहीं किया, उस डिक्टेशन के सेक्शन को उसके जो इंसिडेंट या उसकी जो स्टोरी है। क्योंकि लीगल डिक्टेशन में दो ही चीजें निकलेंगी, या तो कोई इंसिडेंट हुआ होगा या फिर जस्ट लाइक ए स्टोरी की कोई स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ एन इंसिडेंट, की कोई इंसिडेंट हुआ और वो स्टोरी की फॉर्म में चल रहा है कि वो वहां गया, उसने उसको उकसाया, उसने उसको पीट दिया, उसने उसका मर्डर कर दिया, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, है ना। तो सारी चीजें क्या है, किसी ना किसी स्टोरी की फॉर्म में, किसी ना किसी इंसिडेंट की फॉर्म में चलती हैं लीगल डिक्टेशन में। तो ये एक सिलेबस की तरह है। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो डेफिनेटली आप इस चीज में मास्टर हो सकते हैं। तो इस मास्टर सीरीज का जो पहला वीडियो है इसमें हम क्या समझने वाले हैं, सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे जरूरी चीज क्या है, आपको आपकी जो वोकैबुलरी है आपको जो आपकी वोकैबुलरी है उसको बिल्ड करना है। आपको आपकी वोकैबुलरी को बिल्ड करना है। और वो बिल्ड होगी कैसे? सपोज करिए कि आप जब पिटमेंस को सीख के निकलते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप अपने ग्रामोलॉग्स रिवाइज करते हैं, आप अपने कॉन्ट्रैक्शन रिवाइज करते हैं, आप अपनी फ्रेजोग्राफी रिवाइज करते हैं, आप कॉमन वर्ड्स की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, आप कैलाश चंद्रा वॉल्यूम को शुरू करते हैं या कोई प्रोग्रेसिव से शुरू करता है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं जनरल डिक्टेशन की ऐसे। और जब कोर्ट की डिक्टेशन को हमें स्टार्ट करना होता है तो हम कोई बेस नहीं बनाते, जैसा हम जनरल डिक्टेशन में एक बेस बना के चलते हैं धीरे धीरे सिस्टम से। कोर्ट की डिक्टेशन लिखते टाइम हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमें पता लगा ये कोर्ट का एग्जाम आया या हम देने वाले हैं या हमने कोई फॉर्म भरा है, तो हम क्या करते हैं, बस यूट्यूब से या कहीं क्लास से या कहीं जहां से भी हमारा सोर्स है वहां से हम डिक्टेशन लिखते हैं, उसको ट्रांसक्राइब करते हैं, उसको लिखते हैं, उसको ट्रांसक्राइब करते हैं, उसको लिखते हैं, उसको ट्रांसक्राइब करते हैं। हमने ये पैटर्न न जाने कितने महीनों से, कितने सालों से हमने इसी को फॉलो कर रखा है। इसके बीच की जो चीजें हैं बेस बनाने वाली, उन चीजों में कहीं ना कहीं अभी हम थोड़ा लैग कर रहे हैं। अगर हमारी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है तो वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए आपको जो आपकी लीगल ग्लॉसरी है, जैसे आप जनरल ग्लॉसरी, आप जनरल जो वर्ड्स होते हैं उसको सीखते हैं, इसी तरह से लीगल वर्ड्स को भी आपको सीखना होगा। इसको सीखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक आप डिक्शनरी ले सकते हैं। दो इसके ऑप्शन रहेंगे, या तो आप कोई डिक्शनरी परचेज करें। डिक्शनरी कौन सी हो, इंग्लिश टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश टू इंग्लिश किस स्टूडेंट के लिए रहेगी, इंग्लिश टू इंग्लिश उस स्टूडेंट के लिए कि जिसकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी है, जिसको इंग्लिश की बहुत अच्छे से समझ है, जिसको वर्ड मीनिंग सही से समझ में आ जाते हैं, उस स्टूडेंट के लिए इंग्लिश टू इंग्लिश जो डिक्शनरी है, लीगल डिक्शनरी आती है, लीगल ग्लॉसरी आती है,
वो उसको परचेज करे, और उसका करना क्या है, उसमें से क्या करना है ये भी समझेंगे। और जो स्टूडेंट अभी इंग्लिश में उतना अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, वो अगर लें तो वो डिक्शनरी लें इंग्लिश टू हिंदी की। वो इंग्लिश टू इंग्लिश वाली डिक्शनरी स्टार्टिंग में ना ले, वो बाद में ले सकते हैं, जब थोड़ा सा उनका लेवल अप हो जाए तब वो इंग्लिश टू इंग्लिश वाली डिक्शनरी, ग्लोसरी वाली, लीगल ग्लोसरी वाली, उसको डिक्शनरी कह लें आप, जो भी कह लें, वो आप ले सकते हैं। तो इससे वोकैबुलरी आपकी एनहांस कैसे होगी वो अब हम ध्यान से समझेंगे। देखिए, आप अगर जनरल कोई डिक्शनरी उठा के देखें, कोई भी आप किसी भी राइटर की कोई भी डिक्शनरी उठा के देखें, तो वहां पे आपको अल्फाबेट्स ए टू जेड सीक्वेंस में वहां पे वर्ड्स होते हैं, यानी कि ए टू जेड वर्ड्स होते हैं वहां पे। और हमें अपनी इंग्लिश अच्छी करनी हो तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना पड़ता है। और अगर हमें अपनी लीगल डिक्टेशन को अच्छा करना हो तो क्या करना पड़ेगा, जितने भी लीगल वर्ड्स हैं उनको अल्फाबेटिकली हमें समझना होगा। कहां से, इस लीगल डिक्शनरी से। अब ये नहीं कि हम डिक्शनरी पढ़ते रहें और अपनी प्रैक्टिस छोड़ दें, हम और काम करना छोड़ दें, इस डिक्शनरी को लेके बैठ जाए, ऐसा नहीं करना। डेली बेसिस पे आपको अल्फाबेटिकली चलना है, और उसमें से आप देखेंगे कि जो वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं उनको एक रजिस्टर पे नोट डाउन करते रहिए। उसका मीनिंग जरूर देखिए कि इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि आप जब लीगल जजमेंट्स को सुनते हैं डिक्टेशन की फॉर्म में, आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ क्या बात चल रही है, यहाँ क्या इंसिडेंट चल रहा है, यहाँ क्या स्टोरी चल रही है, हमें उसका अंदाजा ही नहीं लगता। लेकिन जब आपकी थोड़ी सी मास्टरी होगी, आपको जो लीगल वर्ड्स है उसका धीरे धीरे, देखिए एक दिन में आप ए टू जेड सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप 1% 2% डेली काम करेंगे तो डेफिनेटली अगले 2-3 महीने में आप लीगल डिक्टेशन के मास्टर डेफिनेटली बन जाएंगे। तो ए टू जेड ये आप डिक्शनरी में से भी कर सकते हैं। और कहां से कर सकते हैं आप इसको आप कर सकते हैं जब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। आपको अपनी जो वोकैबुलरी बढ़ानी है, जजमेंट्स को रीड करके भी बढ़ा सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि हम जो पैसेज डेली बेसिस पे लिखते हैं, अगर हमारे पास मान लो आ गया कि स्टेटस को, हमने कभी देखने का प्रयास ही नहीं किया कि स्टेटस को क्या होता है, हमने कभी देखने का प्रयास ही नहीं किया कि वर्सेस क्या होता है, हमने कभी देखने का प्रयास ही नहीं किया कि सुपरा क्या होता है, बार बार आता है एज स्टेटेड सुपरा, मतलब बहुत सारे ऐसे जो वर्ड्स हैं, मान लो सुओ मोटू आ गया, या फिर कोई भी ऐसी जो लीगल टर्म्स हैं, लीगल वर्ड्स हैं, हम उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का कभी प्रयास नहीं करते। इसीलिए जब भी वो नेक्स्ट डिक्टेशन में वर्ड्स रिपीट होते हैं तो हमारी उसके ऊपर कमांड ना होने के कारण हम उस चीज को दोबारा गलती करते हैं, गलतियां रिपीट करते रहते हैं, और डेली बेसिस पे हमारी मिस्टेक बढ़ती चली जाती है, वो कम नहीं होती हैं। अगर कम होंगी तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर ज्यादा होंगी या स्टेबल रहेंगी तो हमारा कॉन्फिडेंस गिरेगा। तो आपको रीड करना है जजमेंट्स को, कोशिश करिए 30 मिनट्स, अगर आपके पास ज्यादा है समय है तो 60 मिनट्स आप डेली बेसिस पे जजमेंट्स को रीड करिए। अब रीड करने का एक तरीका है जजमेंट्स को, वो कहां से करनी है, वो सोर्स भी कुछ वीडियोस में पहले भी बताया हो, अभी भी मैं आपको बता दूंगा। जजमेंट्स को रीड करने का एक तरीका है कि देखिए, आपके पास अगर कोई डिक्टेशन आएगी, कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में से आएगी, सिविल प्रोसीजर कोड में से आएगी, या कोई लैंड एक्विजिशन एक्ट में से आएगी, मतलब जितने भी सेक्शंस है वो किसी ना किसी किताब में, किसी ना किसी पीडीएफ में, किसी ना किसी फॉर्म में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, गूगल से मिल जाएंगे, किसी बुक से मिल जाएंगे, बहुत इजी है। सपोज करिए कि आपने एक सेक्शन ढूंढा जो आपको लगे कि हाँ इसकी डिक्टेशन मैंने बहुत बार सुनी है, आपने एक सेक्शन निकाला, उसकी एक दो जजमेंट्स को रीड किया 30 to 60 मिनट, यानी कि अगर आपने एक दिन में एक सेक्शन की डिक्टेशन भी अच्छे से 30-60 मिनट लगा के रीड कर ली, तो अगली बार जब भी वो डिक्टेशन आएगी तो आपको वो लिखने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि वर्ड्स थोड़े से इधर उधर होते हैं, बाकी सारा कुछ उसमें सेम ही चलता है, थोड़े से फैक्ट्स चेंज होते हैं और कुछ भी नहीं होता डिक्टेशन में, जो लीगल डिक्टेशन होती है। तो आप 30 to 60 मिनट इसको डेली बेसिस पे रीड आउट करिए। आपको लगेगा शुरू में कि कुछ नहीं हो रहा, आपको 10 दिन भी लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, इसको पढ़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंटली इस काम को कर लिया 1 महीना,
1 महीने बाद जब आप रिजल्ट अपने चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप पहले से बहुत बेहतर बन चुके हैं। ये काम मैंने अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे बहुत ज्यादा किया है। मैं लगभग 1.5 2 घंटा जजमेंट्स को रीड करता था। मैं न्यूज़पेपर उठा लेता था, न्यूज़पेपर में जितने भी केसेस आए, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कोई कोर्ट केस है, कोई एडिटोरियल पेज पे कोई ऐसा आर्टिकल आ गया जो कोर्ट से संबंधित है, डेली बेसिस पे हम देखते हैं, डेफिनेटली आते ही रहते हैं। जब हम उनको पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो 30 दिन बाद आप अपनी जो पिक्चर है, एक दिन आज से शुरू करेंगे, 30 दिन बाद आप अपनी जब पिक्चर को देखेंगे डेफिनेटली उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आपको नजर आने वाला है। और आपको जजमेंट में जब आप रीड करेंगे तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंसिडेंट या स्टोरी, कि वहां पे क्या बात हो रही है। हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। मान लीजिए हमने आज डिक्टेशन लिखी, उसको चेक किया, उसके बाद भी हमने उसको रीड आउट करने का प्रयास नहीं किया कि इस जजमेंट्स में क्या हुआ है, क्या इसमें स्टोरी चली है, या क्या इंसिडेंट हुआ है, या क्या बात हुई है जिसको समझना मुझे जरूरी है। अगर आप उसको समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम, वही बात है कि जैसा ही हम डेली बेसिस पे बस लिख रहे हैं, उसको ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, लिख रहे हैं, गलतियां देखते हैं, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। आप अपनी डेली अपने अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन लेके आए, क्योंकि जब आप, मैंने आपको ये कहा कि आपने जब ये डिक्शनरी में से वर्ड्स नोट करने हैं तो उसके मीनिंग भी देखने, साथ साथ उसकी आउटलाइन की भी प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद जब आप A to Z ये वर्ड्स को धीरे धीरे आप कंप्लीट करेंगे, डेली डे बाय डे आप अपनी परसेंटेज बढ़ाएंगे। और जब जजमेंट्स को रीड करेंगे वहां से भी आपने बहुत सारी चीजें नोट डाउन करनी है। एक रजिस्टर ऐसा लगा लीजिए कि अगर 2-3 महीने में आप उस रजिस्टर में लीगल जजमेंट्स को रीड आउट करने के बाद नोट करने लगे, अपनी मिस्टेक्स को नोट करने लगे, आप जो लैटिन वर्ड्स आते हैं उसको नोट करने लगे, कोई डिफिकल्ट वर्ड आया उसका मीनिंग नोट करने लगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने लगे ना कि ये लीगल जजमेंट्स में क्या बात हुई है, क्या कहा गया है, तो डेफिनेटली जब आप अपनी पिक्चर एक रजिस्टर में उतारने लगेंगे, वो रजिस्टर आपके पास हमेशा रहना चाहिए। एग्जाम तक आपके पास एक ऐसी चीज तैयार हो जाएगी कि एग्जाम से पहले जस्ट आप उसको थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, तो आपके लिए एग्जाम देना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को जब आप फॉलो करेंगे तब आपको ये रिजल्ट मिलने वाले हैं। और एक टिप मैं आपको, टिप कहें कि एक अंडरस्टैंडिंग की बात मैं आपको समझाने वाला हूं कि जो भी लीगल जजमेंट्स होती हैं वो कौन सी फॉर्म में होती हैं। लीगल जजमेंट्स जितनी भी होती हैं, जितनी भी लीगल जजमेंट्स होती हैं, सारी की सारी पास्ट टेंस में चलती हैं। अब आप देखिए कि अगर कोर्ट में कोई केस आया है, अगर वो पास्ट में वो घटना हो चुकी है तभी वो कोर्ट में केस आया है। कोई एक्सीडेंट हो चुका है तभी उसका केस आया है, कोई चेक बाउंस हो चुका है तभी उसका केस आया है, अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तभी वो केस कोर्ट में आया है, किसी ने किसी के साथ रॉबरी कर ली, चीटिंग कर ली, किसी ने किसी का पैसा चुरा लिया, किसी ने किसी की कोई संपत्ति जो है अगर उस पर कब्जा कर लिया। इट मींस क्या है, जितने भी केसेस हैं, क्या आप समझ सकते हैं कि उसमें फ्यूचर का क्या है, फ्यूचर का क्या आ सकता है। मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कोर्ट में क्या चलता है कि अगर ये व्यक्ति इतने साल फ्यूचर में काम करता, जो वो काम करता था, जो उसकी इनकम थी, तो उसका कैलकुलेशन क्या हो सकता है जो उसको कोर्ट कंपनसेशन देगी MACT में, तो वो फ्यूचर में बात हो सकती है। बट बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए कि किसी ने 125 में कोई मेंटेनेंस का केस है, तो उसमें मेंटेनेंस कब तक देनी है, कितनी देनी है, वो सारी चीजें क्या है फ्यूचर में जा सकती है, लेकिन वो इंसिडेंट पास्ट में हो चुका है। आप ये समझिए, हम जो डिक्टेशन लिखते हैं, डिक्टेशन लिखते लिखते हर टाइम हमें ED के लिए काटना होता है, हमें हमेशा पार्टिड आया तो काटना है ना, डिफेंडेड आया तो काटना है, हमें हर टाइम इसको अपने आउटलाइंस को काटना ही काटना है। तो आप अपनी स्पीड कम कर रहे हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग कम कर रहे हैं, आप अपने आप को ऐसा बना चुके हैं कि इस
चीज से आपके लिए निकलना ही मुश्किल हो चुका है। हम चाह के भी इस चीज से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो चीज ऑलरेडी पास्ट में चल रही है। हमने जब भी पिटमैन को सीखना शुरू किया, हमने वहां पे सीखा एक हाविंग प्रिंसिपल होता है कि हाविंग प्रिंसिपल को जब आप लिखते हैं तो क्या करना होता है, स्ट्रोक को हाफ करना होता है। लेकिन हमने हाफ करना भी सीख लिया और हाफ करने के साथ साथ ईडी के लिए कट लगाना भी शुरू कर दिया। आप कोर्ट में डिक्टेशन जब लिखते हैं, सारी पास्ट में चल रही है, आप हर एक आउटलाइन पे कट लगाते चलेंगे, नो डाउट आप उसको पढ़ तो लेंगे, लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को घटा रहे हैं, आप अपनी स्पीड को घटा रहे हैं, आप एक मेच्योरिटी को घटा रहे हैं जो कि हमारे अंदर आनी चाहिए। किस चीज को लेके, अंडरस्टैंडिंग को लेके, इस चीज को लेके ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंसिडेंट ऑब्लिक स्टोरी, कि हमें वो इंसिडेंट समझ में आना चाहिए, तब आप अगली बार उसको अच्छे से लिख पाएंगे। आप सिर्फ आउटलाइन के भरोसे रहेंगे ना, हम समझते हैं कि आउटलाइन जो है ना, आउटलाइन ही सब कुछ है। मेरा यह मानना है कि आउटलाइन बेस्ट तभी हो सकती है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट होगी। बिना अंडरस्टैंडिंग बेस्ट किए हम अपनी आउटलाइंस को उतना बेहतर, उतना लाजवाब, उतना कीमती, उतना शानदार नहीं बना सकते हैं जितना कि जब हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग हो कि जो लिख दिया तो लिख दिया। तो ये स्पिरिट आने के लिए आपको ये काम करने चाहिए। ये काम जब तक आप नहीं करेंगे, लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, वही गलतियां रिपीट करते रहेंगे, समझदारी नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर दिक्कत रहेगी। जब आप इन टिप्स को, इन बातों को, जो भी ये सीरीज चल रही है, इसको एक एक को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप देखेंगे कि आप बेहतर नतीजों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और बहुत सारे एस्पायरेंट इस चैनल पे, बहुत सारे एस्पायरेंट है, और बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब जिन्होंने कर लिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया है। और इस सीरीज को आप ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए जिनको नीड है, कि वो भी मास्टरी करना चाहते हैं। क्योंकि जितना अच्छा रिस्पॉन्स इस सीरीज का आएगा, तभी हम इसके लिए एक जनरल डिक्टेशन की भी एक सीरीज लेके आएंगे। तो अभी इसके कुछ वीडियोस चलेंगे, तो कमेंट जरूर करिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हौसला बढ़े और हम कुछ इसी तरह के टिप्स आपको देते रहे। सो थैंक यू सो मच।